हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? नया साल शुरू हो गया है और हम नए तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं और इस साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो मुझे लगता है कि आपका साल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और हमारे साथ बने रहना चाहिए। तो करंट अफेयर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला जो न्यूज है वो है आज की कि आदित्य मित्तल जो है वो बन गए हैं 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। बहुत सारा लिखने की जगह मैंने आपके लिए ये लेकर आ गया हूं ताकि आपको शॉर्ट में नोट्स भी मिल जाए, आपको बनाने की जरूरत ना पड़े कि आदित्य मित्तल 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और 16 साल की उनकी उम्र है, 16 इयर्स की उनकी एज रही है। 77वें नंबर के वो ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्पेन की एक टूर्नामेंट हो रही थी, एलोप ग्रेट ओपन टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट में उन्होंने ये स्थान हासिल किया है। वो जो ये गेम खेल रहे थे वो उन्होंने ड्रॉ कर दी, बट उनके जो पॉइंट्स है, रेटिंग्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हिंदुस्तान के। देखिए, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। एक, 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। तो आदित्य ने 2021 में ही 2 ग्रैंड मास्टर के नॉर्म पूरे कर लिए थे और अब 2022 में जाते हुए एंडिंग आते तक उसने क्या कर दिया, 2022 की एंडिंग में तीसरा जो है अपना ग्रैंड मास्टर का नॉर्म वो भी पूरा कर दिया। तो ये उसने कंप्लीट कर चुका है। दूसरा, लाइव रेटिंग अगर आपकी 2500 ELO पॉइंट्स जो है, ELO पॉइंट्स क्या होता है इसके लिए आपको चेस बहुत ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा, बट 2500 ELO पॉइंट्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी लाइव रेटिंग, तो आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजें उनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो 16 इयर्स ओल्ड आदित्य मित्तल बन गए इंडिया के 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। चलिए, और एक चीज जाने की, इस साल इंडिया को 5 ग्रैंड मास्टर मिले हैं। तो बाकी 4 कौन है देख लेते हैं। एक है बी सुब्रमण्यम, नाम याद रखेंगे, बी सुब्रमण्यम। फिर है राहुल श्रीवास्तव, वी प्रणव और प्रणव आनंद। 2 प्रणव है, एक राहुल, एक सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। बी सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, वी प्रणव, प्रणव आनंद और अब 5वें नंबर के बने हैं आदित्य मित्तल। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला है एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार। देखिए, एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार, तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र ट्रूप जो है उसने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। शहबाज डिवीजन, उसका भी एक शहबाज डिवीजन जो है उसने ये कंडक्ट किया है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि बताइए सुदर्शन प्रहार किसने कंडक्ट किया है, तो आंसर आएगा सबसे पहले तो इंडियन आर्मी। डिटेल में पूछा जाएगा तो आंसर होगा शहबाज डिवीजन ऑफ सुदर्शन चक्र ट्रूप, इन्होंने ये किया है कंडक्ट। कहां पर किया है? राजस्थान में। तो ये तो आंसर बढ़िया है। कहां किया है? वेन्यू ऑफ सुदर्शन प्रहार इज राजस्थान। यहां पर इन्होंने कुछ चीजों को फोकस किया है। पहली चीज ये है कि हम लोग इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे हमारे कॉम्बैट पावर को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, हमारी क्या नई बैटल टेक्निक्स हो सकती है, क्या नए प्रोसीजर्स हो सकते हैं, वो भी यहां पर डिस्कस किया गया है। ये मेन फोकस था इस एक्सरसाइज का। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं कि प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो है वो एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर या फिर जिसको आप CVC कहते हैं, ये बन गए हैं। कौन? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अभी तक ये विजिलेंस कमिश्नर थे, अब विजिलेंस कमिश्नर के चीफ हो गए, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उन्हीं में से एक। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, यानी इस बार द्रौपदी मुर्मू ने इनको जो है ओथ दिलवाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करता है। रेड में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो है रिप्लेस्ड। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को उन्होंने रिप्लेस किया है। और क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि उनकी टर्म जो है वो खत्म हो गई थी और इसीलिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो उनके नीचे थे, अब वो एक्टिंग चीफ जो है CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहने वाले हैं। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव PKS के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1988 के कैडर के ये IAS अधिकारी है और आसाम और मेघालय कैडर इनको मिला था। 1988 के IAS अधिकारी, आसाम मेघालय के कैडर वाले। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हमारे क्या रहेंगे? नए एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर, किसको रिप्लेस करके? सुरेश एन पटेल को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक विजिलेंस कमीशन होती है जिसमें एक हेड होता है जिसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं और बाकी 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। उनको मिलाकर एक विजिलेंस कमीशन बनता है, उसमें से एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। टेन्योर कितना होता है? 4 साल का या 65 साल की उम्र का, जो भी आपका पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। 4 साल पूरे कर लो तो खत्म, या फिर 65 साल के आप हो गए तो खत्म। कब से बनाया गया था? 1964 से इसको बनाया गया है। 1964 में कमिटी बनाई गई थी के सनातनम कमिटी। अगर आपको नाम पूछा गया कि चीफ विजिलेंस कमीशन या फिर विजिलेंस कमिश्नर जो होता है वो कौन सी
कमिटी के रिकमेंडेशन से बना है, तो आपका आंसर होगा के सनातनम कमिटी, और ये कमिटी बनी थी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कमिटी के हेड थे के सनातनम, इसलिए उनके नाम से जानी जाती है के सनातनम कमिटी 1964 में। और वहीं से आपका बना है विजिलेंस कमीशन, जिसका हेड होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और 2 और कमिश्नर यहां पर होते हैं। सारा कुछ हमने देख लिया है विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, ठीक है, या फिर ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कोई जो है एक्ट से बनी है, या किस तरीके की ये बॉडी है, मुझे आप ये कमेंट करके बताएंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, ये भी तो होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है तो कौन से आर्टिकल के अंडर में चीफ विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमीशन आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। एक ध्यान रखिएगा, प्रसाद प्रोजेक्ट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में तेलंगाना में 2 चीजों की शुरुआत की गई है। देखिए तेलंगाना की बात हो रही, सबसे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर क्या किया है, 2 चीजों का फाउंडेशन स्टोन, या फिर जिसको आप कहते हैं शिलालेख किया है, ठीक है, शिलालेख नहीं कहते, सॉरी यहां गलती से कुछ बोल दिया मैंने, शिलालेख तो उसको कहते हैं वो स्क्रिप्चर्स जो होते हैं। फाउंडेशन स्टोन जो है उन्होंने यहां पर 2 चीजों का रखा गया है, 2 पिलग्रिम की जगह का, जहां पर इनको प्रसाद स्कीम के अंडर में जो है पिलग्रिम को डेवलप करना है, पिलग्रिमेज को है डेवलप करना है। पहली साइट जो है वो है भद्राचरम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, भद्राचरम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पहली साइट है, जिसको बनाने में तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है कि 41.38 करोड़ रुपीस हमको लग जाएंगे। यहां पर इनको पिलग्रिम को डेवलप करना है, लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर आए, टूरिज्म, पिलग्रिम कल्चर सब कुछ डेवलप करना है। दूसरी साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है रुद्रेश्वरा टेम्पल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुद्रेश्वरा टेम्पल, ये जो है ये तेलंगाना में है, और इसको भी डेवलप करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए। और ये सब जो है एक सेंटर स्कीम अंडर प्रसाद स्कीम के अंडर में आया है। प्रसाद स्कीम क्या है मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्रसाद स्कीम जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है, उनका काम है ये। नेक्स्ट, प्रसाद का मतलब होता है पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में मैंने ऐसा देखा है कि आपको पूछ लेता है कि बताइए प्रसाद स्कीम में व्हाट स्टैंड्स फॉर ए, व्हाट स्टैंड्स फॉर डी, व्हाट स्टैंड्स फॉर एस। तो आपको पता होना चाहिए उसका फुल फॉर्म। पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव 2014-15 में चालू किया गया था टूरिज्म और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, कि हमारी जितनी पिलग्रिमेज साइट है उसको हम बढ़िया तरीके से बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए और हमें जो है टूरिज्म का फायदा मिले, हमें जो है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिलग्रिमेज का फायदा मिले, सब कुछ बढ़िया तरीके से होते रहे, मतलब सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने अपनी पहली मेट्रो रेल चालू कर दी है, जो कि ढाका से उन्होंने बनाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल, हमारा पड़ोसी है, हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं बांग्लादेश के साथ, तो पहली मेट्रो रेल उन्होंने चालू कर दी है ढाका से। उनकी पीएम जो है शेख हसीना, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। 11.73 किलोमीटर की ये ट्रेन होने वाली है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट मेट्रो चालू की है इन्होंने अभी, जो कि मियाडिया बारी से लेकर आगरगांव तक के इन्होंने चालू किया है। 11.73 किलोमीटर की पहली लाइन, ठीक है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है ढाका मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड, DMTCL जिसको कहते हैं, ढाका मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड। ये एक पार्ट है इनके मेट्रो प्रोजेक्ट का, जो इनका मेन प्रोजेक्ट है वो है इनको 2030 तक 129 किलोमीटर की मेट्रो लाइन डेवलप करनी है पूरे बांग्लादेश में, जहां पर 61 किलोमीटर अंडरग्राउंड होने वाले है। और इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट, दोनों कहां से मिल रहे हैं? जापान से मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, उनका टर्म का टाइम कितना है? 2030। कितना किलोमीटर बनाना है? 129। अभी कितना बना है? 12 किलोमीटर के आसपास। अभी जो है वो दयाबारी से लेकर आगरगांव तक चालू हुआ है, बट आगे पूरे बांग्लादेश में उसको फैलाना है 129 किलोमीटर के आसपास। 61 किलोमीटर जिसमें अंडरग्राउंड होना चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है जापान का बैंक, या फिर जापान में आप कह सकते हैं, जापान जो है उसको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला है न्यूज देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट्स में फटाफट 6-7 न्यूज देख लेंगे तो हमारी बहुत सारी न्यूज कवर हो जाएगी। पहला, मानसी टाटा जो है ये विक्रम किर्लोस्कर, जो कि किर्लोस्कर सिस्टम्स वाले हैं, उनकी बेटी है। इनको अब जो है वो डायरेक्टर बना दिया गया है किर्लोस्कर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो किर्लोस्कर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नई डायरेक्टर कौन है?
मानसी टाटा, जो कि टाटा नहीं है, वो किर्लोस्कर की ही बेटी है, विक्रम किर्लोस्कर की बेटी मानसी टाटा, इनको क्या बना दिया गया है, डायरेक्टर किर्लोस्कर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का। चलिए अगले इस पे चलते हैं, पहला तो निपट गया, दूसरे पे आओ। स्पाइस मनी ने जो है एक्सिस बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसको आप कहते हैं MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पर इंस्टेंट और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुले जाएंगे फॉर रूरल सिटीजन्स। मतलब जो गांव के लोग हैं, रूरल सिटीजन्स है, छोटे कस्बे के लोग हैं, इनके लिए जो है इंस्टेंट और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोला जाएगा एक्सिस बैंक में विद द हेल्प ऑफ स्पाइस मनी। तो दोनों मिलाकर एक ये इनकी स्कीम है, साथ में जो है ये लोग करने वाले हैं ये काम। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, प्रभु चंद्र मिश्रा, नाम याद रखिएगा, श्री प्रभु चंद्र मिश्रा। इनको रिसेंटली अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी फील्ड में? साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में। साइंटिस्ट है प्रभु चंद्र मिश्रा, इनको साइंस और रिसर्च के फील्ड में अटल सम्मान अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट रिस्क फॉर मास किलिंग 2022 और 23 में, हाईएस्ट रिस्क ऑफ मास किलिंग मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है मास किलिंग का, वो कौन सी कंट्रीज में है? तो इंडिया उसमें 8वें नंबर पर आया है, कि इंडिया में 8वें नंबर पे ऐसे वर्ल्ड में 8वीं कंट्री है जहां पर इतना रिस्क है कि मास किलिंग हो जाए, मतलब मारधाड़ हो जाए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय मुझे लगता है ना, यहां पर है। नेक्स्ट, 5वें नंबर पर है कि तमिलनाडु ने रीडिंग को प्रमोट करने के लिए, तमिलनाडु स्टेट ने रीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने में रुचि रखें, पढ़ाई करें और रीडिंग जो है एक हैबिट बन जाए लोगों की। लाइब्रेरी लोग विजिट करना आजकल पसंद नहीं करते, बट पढ़ाई करना चाहिए। मुझे लगता है पढ़ाई के अलावा भी आपको किताबें पढ़नी चाहिए, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तमिलनाडु ने ये रियलाइज किया है और उसको रीडिंग को प्रमोट करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी ये स्कीम लेकर आई है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, धानु यात्रा या फिर धानु जत्रा भी जिसको कहते हैं, वो फेस्टिवल चालू हो गया है। कहां पर? ओडिशा के बारगढ़ में, और ये 2 साल बाद चालू हुआ है। 2 इयर्स कोविड का ही था, आपको पता है, 2 साल बाद ये चालू किया गया है। ठीक है, रिसेंटली किसी बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए धानु जत्रा कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो आंसर होता, देखिए क्या है, ओडिशा आंसर होता है यहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, धानु यात्रा या धानु जत्रा दोनों क्या है, एक ही चीज है। 2 साल बाद चालू की गई है। धानु जत्रा को ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर भी मानते हैं। तो अगर आपको पूछेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर क्या है, तो आप लिखेंगे धानु जत्रा या धानु यात्रा ही है, जो ओडिशा के इस बार कहां पर हो रहा है? भाड़गढ़ में हो रहा है। नेक्स्ट, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO भास्कर बाबू रामचंद्रन को RBI ने अप्रूवल दे दिया है कि आप इसको रीअपॉइंट कर लो। मतलब अभी तक के भास्कर बाबू रामचंद्रन थे, इनका टर्म कंप्लीट हो रहा था, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला कि हम इनको ही जो है वापस बनाना है, रीअपॉइंट करना है। तो इन्होंने RBI से पूछा, RBI ने कहा कि हाँ हम आपको अनुमति देते हैं, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप क्या करें, भास्कर बाबू रामचंद्रन को अपने MD CEO बनाए रखे। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि सूर्योदय बैंक के जो है MD CEO कौन है, तो आप लिखेंगे भास्कर बाबू रामचंद्रन। ठीक है, और इसी के साथ मुझे आप कॉमेंट करके बताएंगे कि सूर्योदय बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर्स कहां पर है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारे करंट अफेयर्स को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।